क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जिनके बारे में सुन के दुनिया शॉक रह जाती है और केन्या की स्टोरी भी सेम ऐसी ही थी। एक ऐसी टीम जो पहली नजर में काफी ऑर्डिनरी लगती है लेकिन रियलिटी इसके एकदम अपोजिट थी। चाहे वो ईयर 1996 वर्ल्ड कप में 2 टाइम्स चैंपियन वेस्ट इंडीज को हराना हो, या ईयर 1998 में इंडिया को उन्हीं के घर पे आके हराना हो, या फिर ईयर 2003 में एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन होने के बाद भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच के हिस्ट्री क्रिएट कर देना हो। 8 साल के अंदर केन्या ने क्रिकेट में वो सब अचीव किया जो बांग्लादेश, आयरलैंड जैसी टीम्स आज तक नहीं कर पाई। लेकिन आखिर कैसे एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट टीम कुछ ही सालों में क्रिकेट मैप से गायब हो गई? कैसे एक टीम जिसने वेस्ट इंडीज, इंडिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे जैसी बड़ी टीम्स को हराया हो, जो एक टाइम पे क्रिकेट में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एसोसिएट नेशन था, कैसे वो सडनली कोलैप्स कर गया? और कैसे एक टीम से आईसीसी ने उनका 18 साल पुराना ओडीआई स्टेटस छीन लिया? देखिए, केन्या की जर्नी शुरू होती है ईस्ट अफ्रीका के एक यूनिक क्रिकेट सिस्टम से, जहां ईयर 1990s तक केन्या ईस्ट अफ्रीकन टीम का पार्ट था, जिसके अंदर तंजानिया एंड युगांडा जैसी टीम्स भी खेलती थी। मतलब उस टाइम तक केन्या के क्रिकेट में कोई भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं थी। ईयर 1975 में फर्स्ट टाइम ईस्ट अफ्रीकन टीम ने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था और यही वो मोमेंट था जब फर्स्ट टाइम केन्यन प्लेयर्स को वर्ल्ड लेवल स्टेज मिला था। और तभी लोगों को समझ आया कि इन प्लेयर्स के पास टैलेंट तो बहुत है, जरूरत है तो बस एक सेपरेट प्लेटफॉर्म की। इसी वजह से ईयर 1981 में केन्या ने डिसाइड किया कि अब से वो ईस्ट अफ्रीकन टीम के अंडर नहीं बल्कि अपने खुद के नेशन के नेम से खेलेंगे। ये स्टेप भले एक छोटा स्टेप था, लेकिन इसी स्टेप ने आगे चल के 90s के जायंट स्लेट केन्या को जन्म दिया, जिसके बाद 94 आईसीसी ट्रॉफी में केन्या ने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया कि आईसीसी ने फाइनली उनको ईयर 1996 में ओडीआई स्टेटस दे दिया। ये सिर्फ एक टैग नहीं था, ये केन्या के लिए एक पासपोर्ट था वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पे जाने के लिए। और फिर आया 1996 वर्ल्ड कप, जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि केन्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जहां एक तरफ उनको अभी अभी ओडीआई स्टेटस मिला था, वहीं दूसरी तरफ उनके पास टैलेंटेड प्लेयर्स तो थे लेकिन एक्सपीरियंस की कमी थी। लेकिन फिर आया 29 फरवरी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पुणे, लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा दिन, और उसी एक्स्ट्रा दिन हुआ क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट अपसेट। इस मैच में केन्या का फेस ऑफ होना था 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्ट इंडीज से, और उस टाइम वेस्ट इंडीज के पास था वर्ल्ड का सबसे स्कैरी और बेस्ट पेस अटैक। इस मैच में टॉस हारकर केन्या टीम पहले बैटिंग करने उतरती है, और जैसा लोगों को एक्सपेक्टेड था कि वो वेस्ट इंडीज के पेस अटैक के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, और सेम वैसा ही हुआ और पूरी केन्या टीम सिर्फ 166 रन पर ऑल आउट हो गई। फर्स्ट इनिंग के खत्म होने के बाद सबको लगा कि वेस्ट इंडीज ये टारगेट इजीली 25 से 30 ओवर में अचीव कर लेगी, लेकिन जब केन्या ने अपनी बॉलिंग स्टार्ट करी तो उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया। कैम्पबेल 4 रन, रिकार्डसन 5 रन और ब्रायन लारा सिर्फ 8 रन पे आउट हो गए, और पूरी वेस्ट इंडीज टीम ताश के पत्तों की तरह सिर्फ 93 रन पर ऑल आउट हो गई। रजब अली और ओडुम्बे की बॉलिंग ने स्टेडियम में लिटरली सबको शॉक कर दिया था, क्योंकि इस मैच में रजब ने 7 ओवर में 17 रन देके 3 विकेट्स और ओडुम्बे ने 10 ओवर में सिर्फ 15 रन देके 3 विकेट ले लिए थे। इन दोनों के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से केन्या ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए वेस्ट इंडीज को 73 रन से हरा दिया था। ये कोई नॉर्मल अपसेट नहीं था, यह था क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे बड़ा अपसेट। इस वर्ल्ड कप में केन्या ने टोटल 5 मैचेस खेले, जिसमें से वो 4 मैचेस हारे और सिर्फ एक ही मैच जीत पाए, लेकिन सिर्फ एक ही विन ने उनको ओवरनाइट ग्लोबल स्टोरी बना दिया। इस एक अपसेट के बाद वर्ल्ड क्रिकेट समझ गया था कि केन्या एक फ्लूक टीम नहीं बल्कि उनके पास टैलेंटेड प्लेयर्स का पूल था, लाइक टिकोलो, ओडम्बे, ओडोयो, रजब अली, ऐसे प्लेयर्स जो अपनी परफॉर्मेंस से किसी भी बड़ी टीम को प्रेशर में ला सकते थे। और केन्या की इस गोल्डन जनरेशन का सेंटर पॉइंट थे स्टीव टिकोलो। 96 वर्ल्ड कप के बाद 2-3 साल में केन्या ने और बड़ी बड़ी टीम्स को अपसेट किया, जिसमें सबसे बड़ा विक्टिम बनी इंडिया। सबसे पहले उन्होंने ईयर 1998 में फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम को उन्हीं के घर ग्वालियर में आके हरा दिया। इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए केन्या ने 265 रन बनाए और बाद में पूरी इंडियन टीम को सिर्फ 196 रन पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन केन्या की ये जर्नी की सिर्फ एक स्टार्टिंग थी, क्योंकि 2001 में अगेन उन्होंने इंडिया को 70 रन से हरा दिया। इन्हीं विक्ट्रीज के बीच केन्या ने अपने क्रिकेट को और अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड लेवल कोचिंग को इंट्रोड्यूस किया, जहां उन्होंने इंडियन क्रिकेटर संदीप पाटिल को अपनी टीम का कोच बनाया। डोमेस्टिक क्रिकेट में एक प्रॉपर फॉर्मेट लेके आए ताकि और न्यू टैलेंटेड प्लेयर्स उनको मिल सके। प्लेयर्स के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो फुल टाइम क्रिकेट पे फोकस कर सके। और इन सब चेंजेस के बाद रिजल्ट ये आया कि सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर केन्या का क्रिकेट इतना इंप्रूव हो गया कि अब वो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया जैसी बड़ी टीम्स के साथ ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर कॉम्पीट कर रहा था। इस टाइम पे केन्यन क्रिकेट एकदम प्रोग्रेसिव वे में चल रहा था, जहाँ एक तरफ उनके पास टैलेंटेड प्लेयर्स थे, वहीं दूसरी तरफ वो बड़ी बड़ी टीम्स को अपसेट कर रहे थे। और फिर आता है ईयर 2003 वर्ल्ड कप, जिसको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या होस्ट कर रहे थे। ये वर्ल्ड कप कई मायनों में आज भी 90s जनरेशन के लिए एक नॉस्टैल्जिया इवेंट है, चाहे वो फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग का ह्यूमर हो, या फिर 2000 मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस।
अगर आपको क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल पे पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना है तो क्लिक ऑन आई बटन, अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो काम ये अफ्रीकन अंडरडॉग करने वाले थे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में केन्या टीम ने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज भी अनब्रोकन है। इस वर्ल्ड कप में केन्या ने अपने ग्रुप स्टेजेस मैचेस में सबको शॉक करते हुए 16 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे फिनिश किया, वो भी न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जैसी टीम्स के ऊपर। ग्रुप स्टेज में सबसे पहले केन्या ने कनाडा को 4 विकेट से हराया। इसके बाद 1996 वर्ल्ड कप विनर श्रीलंकन टीम को 53 रन से और इसके बाद अपने नेक्स्ट मैच में बांग्लादेश को 32 रन से हरा दिया। और वहीं ग्रुप स्टेज मैचेस में न्यूजीलैंड ने केन्या के अगेंस्ट सिक्योरिटी रीजन से खेलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से केन्या को फ्री वॉक ओवर मिल गया और 4 पॉइंट्स भी, और केन्या क्वालिफाई कर गया वर्ल्ड कप सुपर 6 स्टेज में, जहां केन्या का फेस ऑफ होना था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जिम्बाब्वे जैसी बड़ी टीम से। जहां केन्या ने जिम्बाब्वे को तो हरा दिया, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने मैचेस हार गया। और फिर आया 2003 वर्ल्ड कप का वो कंट्रोवर्शियल रूल जिसने सब कुछ बदल दिया और एक टीम की किस्मत भी। देखिए, इस वर्ल्ड कप में एक बड़ा अजीब रूल था, जहां क्वालिफाइंग टीम के ग्रुप स्टेज के पॉइंट सुपर 6 में कैरी फॉरवर्ड होते थे उन टीम्स के जिनके अगेंस्ट आपको ग्रुप स्टेज में पॉइंट्स मिले। लाइक इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में केन्या ने श्रीलंका को हराया, उसके 4 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनको फ्री वॉक ओवर मिला, उसके 4 पॉइंट्स, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बारिश की वजह से उनको 2 पॉइंट्स मिले थे। और इसी कंट्रोवर्शियल रूल की वजह से केन्या सुपर 6 में ऑलरेडी 10 पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करता है, और बाद में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट विक्ट्री के साथ वो हिस्टोरिकली 14 पॉइंट्स के साथ वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। पूरे वर्ल्ड के लिए ये कोई शॉक से कम नहीं था, क्योंकि ये क्रिकेट हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था जब कोई नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचा हो। हालांकि सेमीफाइनल में इंडिया ने केन्या को इजीली 91 रन से हरा दिया और उनके मिरेकल रन को वहीं पे रोक दिया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में केन्या की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया था। सबको लग रहा था कि केन्या क्रिकेट का गोल्डन एरा शुरू हो गया है। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उन्हें यह नहीं पता था कि ये मोमेंट केन्या क्रिकेट का पीक जरूर है, लेकिन इस पीक के बाद सिर्फ डाउनफॉल ही आना बाकी था। एक ऐसा डाउनफॉल जिसने इस फेरी टेल स्टोरी को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे सैडेस्ट स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। केन्या ने 2003 वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से सबको शॉक कर दिया था, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद उनको अपना पहला झटका लगा, जब ये 2004 में फॉर्मर कैप्टन ओडम्बे पर बुकी से $5,000 लेके जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच फिक्सिंग करने के एलिगेशंस लगे, जिसके बाद आईसीसी ने इसकी पूरी इंक्वायरी करी और लास्ट में ओडम्बे ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने पैसे लेके मैच फिक्सिंग करी थी, जिसके बाद आईसीसी ने उन पे 5 साल का बैन लगा दिया। ये सिर्फ एक प्लेयर का बैन नहीं था, ये था केन्यन क्रिकेट के डाउनफॉल का फर्स्ट रीजन। ओडम्बे के बैन के बाद केन्या को सेकंड झटका तब लगा जब वर्ल्ड कप 2003 में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के बाद जो बोनस अमाउंट आईसीसी ने प्लेयर्स को दिया था, वो बोनस बोर्ड ने प्लेयर्स को 2005 तक नहीं दिया, जिसका अमाउंट ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 पर प्लेयर था। इसके अलावा केन्यन बोर्ड ने महीनों तक प्लेयर्स की सैलरी रोकी, जिससे उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग रह गया। और इन सब फ्रस्ट्रेशन के बाद केन्यन प्लेयर्स ने ईयर 2005 में 6 महीने की स्ट्राइक कर दी। जस्ट इमेजिन, जहां एक टीम इतनी सक्सेस के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वहीं केन्यन प्लेयर्स अपने पे के लिए लड़ रहे थे। 2004 से 2009 के बीच केन्या क्रिकेट बोर्ड पे करप्शन, मिसमैनेजमेंट एंड मिसयूज ऑफ आईसीसी फंड्स के सीरियस एलिगेशंस लगे, जहां कुछ बोर्ड मेंबर्स अपने पर्सनल बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी पोजीशन और आईसीसी फंड्स का गलत यूज कर रहे थे, जिसके कारण स्पॉन्सर्स पीछे हटते गए और आईसीसी ने भी उनकी फंडिंग रोक दी। आगे चल के प्लेयर्स और बोर्ड के बीच में ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 2010 इंग्लैंड टूर से जस्ट पहले प्लेयर्स ने वहां जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से आईसीसी ने केन्या बोर्ड पे $50,000 का फाइन लगा दिया। जो टीम कल तक वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का सपना देख रही थी, वही टीम आज एक एक पेनी के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो गई। इन सब रीजंस के कारण केन्या का डोमेस्टिक क्रिकेट पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया। जहां एक तरफ उनके मोस्टली प्लेयर्स 40+ की एज में आ चुके थे, वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से न्यू टैलेंट ना के बराबर था। सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि ईयर 2013 में 42 इयर्स ओल्ड स्टीव टिकोलो को टीम में वापस बुलाया, सिर्फ स्क्वाड कंप्लीट करने के लिए। पूरा सिस्टम एक मजाक बन चुका था। चाहे एक तरफ प्लेयर्स को इंजरीज हो रही थी, ट्रेनिंग के लिए बजट कम हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ टूर्स कैंसिल हो रहे थे और नए मैचेस ना के बराबर। और फिर आया ईयर 2014, जब न्यूजीलैंड में 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर चल रहा था, और यही था एग्जैक्टली वो डाउनफॉल मोमेंट जब केन्या क्रिकेट ने ऑफिशियली अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 5 मैचेस में से वो 4 मैचेस हार गए और सिर्फ 1 मैच जीत पाए। जो ओडीआई स्टेटस आज से 18 साल पहले 2 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन वेस्ट इंडीज को हरा के उन्होंने कमाया था, वो आईसीसी ने उनसे छीन लिया। आज के टाइम में केन्या आईसीसी के 3rd डिवीजन में खेलता है, जहां तंजानिया, युगांडा जैसी टीम्स भी उनको हरा देती है। और फॉर्मर केन्यन प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आज भी केन्यन बोर्ड पे $180,000 का कर्ज। एक फेरी टेल जर्नी का इतना सैड एंडिंग। 96 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को हराकर दुनिया को शॉक देने वाली टीम, 1998 से 2003 के बीच में इंडिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका जैसी टीम को बीट करने वाली टीम, और 2003 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली टीम, वो टीम आज क्रिकेट मैप में नजर नहीं आती। कभी इस टीम के पास टिकोलो, ओडोयो, ओडम्बे जैसे मैच विनर्स थे, लेकिन आज इस कंट्री के पास एक प्रॉपर डोमेस्टिक सर्किट भी नहीं है।
ये थी स्टोरी उस टीम की जो माइट भी आज के टाइम में अफगानिस्तान जैसी टीम बन सकती, लेकिन पॉलिटिक्स, करप्शन और इंटरनल क्लैशेस ने इस पूरी कंट्री से क्रिकेट को खत्म कर दिया। केन्या क्रिकेट के इस डाउनफॉल पे आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज डू कमेंट।